हेलो एवरीवन, मैं मधु यादव, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी पीसीसीपी। आज लेकर के आए हैं 9th क्लास सीबीएसई के लिए वन शॉर्ट वीडियो एंड द फर्स्ट चैप्टर इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जनरली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है हम कहते हैं सेल को। किसे कहते हैं? सेल को। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सेल के बारे में, सेल के फंक्शन, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिलते हैं, उन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। सेल्स के टाइप कितने होते हैं, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में सेल। तो सेल क्या है? सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। क्यों? इसीलिए क्योंकि सेल मिलकर के बनाते हैं टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के बनाएंगे ऑर्गन्स बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बनाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एनिमल या प्लांट बॉडी। तो इस तरीके से सेल बेसिक यूनिट क्या हो गई? स्ट्रक्चरल यानी कि बेसिक यूनिट हो गई सेल। सेल से मिलकर के टिश्यू ऑर्गन सिस्टम एंड द पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल। फिर बात करते हैं फंक्शनल। क्यों बोलते हैं फंक्शनल? इसलिए क्योंकि आपको पता है पूरी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, वो सभी क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन करते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम किनसे मिले हैं? ऑर्गन टिश्यू एंड टिश्यू सेल। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल है, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि सेल की डिस्कवरी किसने की। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और इन्होंने अपने से बने हुए एक खुद ने बनाया था माइक्रोस्कोप, उससे सेल को देखा था। सेल देखी थी उन्होंने कॉर्क सेल। क्या देखी थी? कॉर्क सेल देखी थी, जो कि थी डेड सेल। क्या थी? डेड सेल थी। उन्होंने यहाँ पर इसमें से छोटे छोटे से रूम्स लाइक स्ट्रक्चर देखी थी, कंपार्टमेंट्स देखे थे, और इन्होंने इसे क्या नाम दिया था? सेल। क्या नाम दिया था? सेल नाम दिया था। हालांकि इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो कौन सी थी? डेड सेल थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल की अगर बोलें कि किसने डिस्कवरी की थी, तो वो की थी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, या फिर हम एवी ल्यूवेनहॉक भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेल क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम्स, और ये उसी से बनी होगी। रॉबर्ट हुक ने देखा था, इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। फिर बाद में आया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो पुरकिंजे ने टर्म दिया था, और उसे हम कहते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जैसे ही सेल पढ़ते हैं तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल थ्योरी। क्या आता है? सेल थ्योरी। तो यहाँ पर हमारे पास में दो बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बायोलॉजिस्ट जो है वो बॉटनिस्ट है, और एक जूलॉजिस्ट है, यानी कि एनिमल सेल पर स्टडी करने वाले और प्लांट से रिलेटेड स्टडी करने वाले। तो यहाँ पर हमारे पास दो साइंटिस्ट है, एक तो है स्लाइडेन और एक है स्वान। क्या है? स्लाइडेन, स्वान। इन दोनों ने अलग अलग प्लांट के लिए और एनिमल के लिए इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया, और ये कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? सेल से और सेल के प्रोडक्ट से। सेल से या सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। यानी कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल होती है। फिर सेल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है और डिफरेंट स्ट्रक्चर वो बनाती है। फिर इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। किसने किया? रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या कहा था? ओमनिस सेलुलाई सेलुला। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सेल बनती है वो कहाँ से बनती है? पुरानी वाली सेल से बनती है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इस तरीके से यही पूछा जा सकता है कि किसने मॉडिफाइड किया था सेल थ्योरी को? तो किसने किया था? रुडोल्फ विर्चो ने किया था। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ सेल की, कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसके हिसाब से? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से
किसका ऑर्गेनाइजेशन? न्यूक्लियस का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि जो इनका न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा? लेस डेवलप। क्या होगा? लेस डेवलप। कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस पर क्या नहीं होगी? मेम्ब्रेन नहीं होगी। न्यूक्लियस क्या होगा? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। तो इस टाइप की सेल को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। वहीं पर दूसरे टाइप जो है सेल के वो होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, यू यानी कि वेल डेवलप, कैरियन अगेन न्यूक्लियस। तो जिन सेल में न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसी के साथ में अगर और डिफरेंसेस की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलेगा जिसके पास में क्या हो? मेम्ब्रेन हो। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे? डबल मेम्ब्रेनस या सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होंगे, जबकि विदाउट मेम्ब्रेन वाले हो सकते हैं। यहाँ पर सभी टाइप के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा भी जो है इसका एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक सेल में हमारे आ जाएंगे प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल। कोई सी भी सेल ले लें हम, वो क्या होंगी? यूकैरियोटिक सेल होंगी, क्योंकि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। क्या मिलता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है लेस डेवलप वाला, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड कहेंगे। नेक्स्ट ये है एक बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर। जनरली हम बोल सकते हैं कि ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की क्या है? स्ट्रक्चर है। तो बैक्टीरियल सेल में कुछ डिफरेंट टाइप की क्या मिलती है? स्ट्रक्चर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर एक तो इनमें मिलता है कवरिंग या एनवेलप। एनवेलप में यहाँ पर इनके पास में 3 स्ट्रक्चर मिलती हैं। लाइक सबसे बाहर वाली जो होती है उसे बोलते हैं हम कैप्सूल, उसके अंदर होती है देन सेल वॉल, देन होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से इनके पास में 3 क्या होते हैं? एनवेलप होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ये डीएनए, ये क्या है? नेक्ड फॉर्म में है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से डिफाइन नहीं है। सर्कुलर डीएनए भी मिलते हैं, राइबोसोम भी मिलते हैं। तो इस तरीके से, और मूवमेंट करने के लिए फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है। तो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या होंगे? तो इनके पास में क्या होगा? लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। क्या होगा? लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस। इनके पास में क्या होगा? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल, कौन से वाले? मेम्ब्रेनस। सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेनस है वो यहाँ पर क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। बट राइबोसोम जो है वो विदाउट मेम्ब्रेनस है, तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। और राइबोसोम कौन से टाइप के होंगे? 70S टाइप के। किस टाइप के होंगे? 70S टाइप के। इनमें जो है ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम जो है वो होंगे 80S टाइप के। किस टाइप के होंगे? 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में नहीं मिलता है। यहाँ पर हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड होता है, डिफाइन होता है। फिर बात करते हैं, सेल डिफरेंट शेप रख सकती है। सेल की जो शेप है और साइज है जनरली उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? फंक्शन पर डिपेंड करती है। लाइक अगर हम बात करें जैसे आरबीसी है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, एरिथ्रोसाइट ब्लड में जो मिलती हैं, इनकी शेप क्या होगी? तो शेप होती है इनकी डिस्कोइड। क्या होगी? डिस्कोइड, यानी कि डिस्क जैसी होगी, या इसे हम बोल सकते हैं बाइकॉनकेव शेप। और इनका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इनका क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती है। किसे? गैस को।
रेस्पिरेटरी गैस होता है उन्हें ट्रांसपोर्ट करती है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में अगर बात करें कि स्मूथ मसल जो होती है, तो स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री मसल होती है, इनकी शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप। कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप का मतलब हो गया इस तरीके से, इस टाइप की जो होती है वो होती है स्मूथ मसल, स्पिंडल शेप की होती है, नॉन स्ट्रेटेड भी हम इसे बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इनका फंक्शन है। तो डिफरेंट सेल अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, शेप में वेरिएबिलिटी उनमें मिल सकती है। तो यहाँ पर जैसे दी हुई है आरबीसी स्पिंडल शेप की मसल सेल। नर्व सेल क्या होती है, इलोंगेटेड होती है, ब्रांच्ड वाली होती है। नर्व सेल की अगर बात करें तो इस तरीके से वो क्या होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। क्यों, क्योंकि उससे इम्पल्सेस को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, इसीलिए वो कैसी होती है, ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज। तो ये भी क्या होगी, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की हो सकती है। सबसे छोटी सेल की अगर बात करें तो वो है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। और अगर सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है ऑस्ट्रिच एग। क्या है, ऑस्ट्रिच एग। लॉन्गेस्ट सेल में नर्व सेल आ जाएगी, नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। और माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या है, पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरीके से होते हैं हमारे कि सेल शेप और साइज के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। फिर आते हैं सेल। कोई भी एक टिपिकल सेल है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। तो सेल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लांट सेल, कौन सी सेल ले लेते हैं, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के पास में दो स्ट्रक्चर मिलेंगी। एक तो मिलेगा सबसे बाहर वाला, उसका जो एक्स्ट्रा एनवेलप मिलता है, सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल मिलती नहीं है। सेल वॉल, सेल वॉल को हटाने के बाद में उसका जो पूरा पार्ट बचेगा अंदर का, वो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट को अगेन हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक तो होगा इसमें प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। क्या होगा, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। और दूसरा पार्ट होगा इसका सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर मिलेगी। साइटोप्लाज्म में एक तो होगा साइटोसोल यानी कि फ्लूइड वाला पार्ट, और दूसरा होगा सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल डिफरेंट हो सकते हैं, मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, विदाउट मेम्ब्रेनस या डबल मेम्ब्रेनस। तो इस तरीके से बात करें तो यहाँ पर किसी भी सेल के ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट। फिर बात करते हैं बेसिक कंपोनेंट में, हमारे पास आ जाते हैं सेल कोट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। क्या आ जाएगा, सेल कोट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। इन दोनों को मिला करके हम क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल आ जाएंगे। सेल कोट में हमारे पास आएंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लांट सेल में ये दोनों ही प्रेजेंट होती है, एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल कोट, सेल वॉल पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में सेल वॉल। सेल वॉल ये क्या है, रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड डेड स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, डेड स्ट्रक्चर है। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, हेमिसोल्यूलोज की बनी होती है। मिलती कहाँ पर है, प्लांट सेल में। कहाँ पर मिलती है, प्लांट सेल में। फंजाई में भी मिलती है। ठीक है, किसमें मिलती है, फंजाई में भी ये मिलती है। और उनकी सेल वॉल बनी होती है क्यूटीन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो इस तरीके से सेल वॉल जो है वो क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। अगर बात करें तो यहाँ पर ये है दो पास वाली सेल वॉल, ये इनका बीच वाला मिडिल एरिया है जहां पर दो पास वाली सेल वॉल क्या हो रही है, आपस में अटैच हो रही हैं। सीमेंटिंग लेयर, इसे हम बोलते हैं मिडिल लेमिला। क्या बोलते हैं, मिडिल लेमिला। और सेल वॉल की ये हो गई
प्राइमरी वॉल, उसके बाहर हो गई सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल अलग अलग हो सकती है, अलग अलग S1, S2, S3 अगर और बन जाती है तो इस तरीके से वो हो सकती है। तो ये हो गई प्राइमरी वॉल, ये हो गई सेकेंडरी वॉल, और दोनों आपस में पास पास वाली सेल वॉल किससे अटैच है? मिडिल लेमिला से। किससे अटैच है? मिडिल लेमिला से। और ये मिडिल लेमिला किसका बना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का। और इसे बनाता कौन सा सेल ऑर्गेनेल है? गोल्जी एपेरेटस। कौन बनाएगा? गोल्जी एपेरेटस इसे बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाता है सेल वॉल। अब सेल कोट है यानी कि बाहर वाला एनवेलप है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन होगा कि प्रोटेक्शन। सबसे पहला फंक्शन तो क्या होगा? प्रोटेक्शन। किसी भी बाहरी एलिमेंट से ये क्या करेगा? सेल को प्रोटेक्ट करेगा, शेप मेंटेन करेगा। इसके अलावा ये परमिएबल होता है यानी कि सभी को एंट्री दे देगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। किसकी बात करते हैं? सेल मेम्ब्रेन की। तो इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेबा भी कहते हैं, और इसका नाम दिया था नागेली ने। ये प्लांट और एनिमल्स से दोनों में क्या होती है? सेम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लेकिन जो सबसे एप्रोप्रिएट जो मॉडल है उसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। इनके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी? इसमें दो पार्ट होंगे, एक होगा लिपिड। लिपिड यहाँ पर मिलता है फॉस्फोलिपिड। क्या मिलेगा? फॉस्फोलिपिड। दूसरा होगा प्रोटीन। प्रोटीन अगेन यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, या हम इन्हें इंटरनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एक होंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और लिपिड जो होती है उसकी दो लेयर मिलती है। क्या मिलती है? दो लेयर मिलती है। बाइलेयर फॉर्म में ये होता है। बाइलेयर में किस तरीके से होगा? इसके पास में होगा हेड टेल, इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? हेड होगा और ये टेल होगी। हेड टेल, हेड टेल। दूसरी वाली जो लेयर है उसमें इस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर लिपिड की ये क्या है? बाइलेयर है। क्या है? लिपिड की बाइलेयर है, जिसमें से ये वाला पार्ट है हेड। हेड कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफिलिक। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। ये दोनों पार्ट क्या है? टेल है और ये भी हेड है। तो हेड टेल, टेल हेड फॉर्म में ये बाइलेयर मिलती है लिपिड की। बीच बीच में प्रोटीन मिलते हैं और पेरीफेरी पर जो प्रोटीन मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन, और ये जो बीच बीच में मिलते हैं इन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन बोलेंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी कुछ परसेंट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा या तो प्रोटीन से अटैच होगा या फिर किससे अटैच होगा? इस लिपिड की लेयर से। तो लिपिड की लेयर से अटैच होगा, इसे हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। और अगर प्रोटीन से अटैच होता है तो हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरीके से सिंगर निकोलसन ने जो मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड, दोबारा से बन सकती है। इसकी खास बात ये क्या होगी? सेलेक्टिव परमिएबल। क्या होगी? सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि ये केवल कुछ ही मॉलिक्यूल्स को या कुछ ही सब्सटेंसेस को क्या होगी? जाने देगी अक्रॉस, अपने अक्रॉस ये कुछ ही सब्सटेंसेस को जाने देगी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी इसकी स्ट्रक्चर में मिलता है। थिकनेस की बात करें तो 75 एंगस्ट्रम इसकी क्या होगी? थिकनेस होगी। ये रहा प्लाज्मा का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है ये है इसके इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये हैं बाहर की तरफ जो है, या फिर इनकम्प्लीटली अंदर की तरफ है वो कौन से हो गए? इनके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गए। ये इनका
लिपिड वाली बाइलेयर है जिसमें हेड टेल हेड फॉर्म में वो मिलता है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है और यहाँ पर ये चेन है ग्लाइकोलिपिड की और ग्लाइकोप्रोटीन की। तो इस तरीके से ये मॉडल जो है वो दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है? तो एनिमल सेल में या फिर प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल भी एक्स्ट्रा होती है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, सेल वॉल तो क्या होती है? परमिएबल, वो सबको एंट्री दे देगी, लेकिन सेल वॉल क्या होती है? परमिएबल, सबको एंट्री दे देगी। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। क्या होगी? सेलेक्टिव परमिएबल, यानी कि कुछ को ही वह एंट्री देगी। तो सबसे पहला फंक्शन आता है इसका ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन। बाकी अगर ये एनिमल सेल की केस में हम बोलें तो उसकी तो आउटर कवरिंग है सबसे, तो वहां पर प्रोटेक्शन करना, सेल की शेप को मेंटेन करना, ये सारे काम होंगे। इसके अलावा सबसे मेन काम है इनके ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज करना मटेरियल्स का। और ट्रांसपोर्टेशन दो मेथड से होगा यहाँ पर, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। अगर बात करें तो ये कौन सा टाइप का ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो मेथड से हो सकता है, एक मेथड है डिफ्यूजन और एक क्या है? ऑस्मोसिस है। अगर कोई मॉलिक्यूल आयंस, कौन? मॉलिक्यूल आयंस अपनी हायर मॉलिक्यूल आयंस कहाँ? हायर कंसंट्रेशन से। कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, मान लो गैसियस मॉलिक्यूल है, तो थोड़ी देर में वो धीरे धीरे शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन। फिर बात करते हैं ऑस्मोसिस की, तो हम इसे बोलते हैं सॉल्वेंट का डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हम ऑफ सॉल्वेंट भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे मूवमेंट कौन करेगा? सॉल्वेंट। कौन करेगा? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से, खुद की हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ पर जाएगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, या हम कह सकते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि इस सोल्यूशन में क्या है? लो कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा वाटर से कहाँ जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जहां पर H2O कम होगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन जाएगा किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएगा, तो इसे हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर सॉल्वेंट जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है? H2O। हम H2O को ही लेते हैं। ऑस्मोसिस भी क्या हो सकता है? दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अगर एक होगा एंडोऑस्मोसिस। क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस। ये सेल है, अगर वाटर बाहर से सेल के अंदर जा रहा है तो इसे हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। और अगर सेल से वाटर क्या निकल रहा है? बाहर की तरफ निकल रहा है, जिससे सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक। क्या हो जाएगी? सेल श्रिंक हो जाएगी। मान लो ये इसकी वैक्यूल है, अगर ये वैक्यूल साइज में छोटी हो जाती, क्यों? क्योंकि इसने H2O बाहर निकाल दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। देन एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, ये दोनों ऑस्मोसिस के टाइप है। बोथ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हम इसे बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर मॉलिक्यूल इधर लोअर कंसंट्रेशन में, उधर हायर कंसंट्रेशन में, तो लोअर से हायर की तरफ जाएगा विद हेल्प ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर बात करें सोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मान लो ये कोई सेल है, अब इस सेल को किसी मीडियम में रखा गया है, तो इस सेल की क्या कंसंट्रेशन है और मीडियम की क्या कंसंट्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग हम तीन टाइप के सोल्यूशन पढ़ते हैं। आइसोटोनिक, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन
और इसकी कंसंट्रेशन दोनों क्या हो, सेम हो, आइसो यानी कि सेम, टोनिसिटी दोनों की सेम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि बाहर जो है, बाहर जो सॉल्यूशन है उसकी क्या हो, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल, अंदर वाली सेल से क्या हो, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं हम हाइपर कॉन्सेंट्रेशन, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक, क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर अंदर सेल में कंसंट्रेशन कम हो और बाहर सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो और बाहर क्या हो, कंसंट्रेशन कम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइपरटोनिक, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे। अच्छा, तीनों केसों में क्या होगा, तो आइसोटोनिक में तो बाहर भी H2O उतना ही है, अंदर भी वाटर उतना ही है, तो सेल क्या होगी, नॉर्मल शेप में रहेगी, जितनी में थी वो उतनी में रहेगी, जितना H2O अंदर आया उतना ही H2O बाहर चला गया। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब हो गया वहां पर H2O क्या है, कम है, तो सेल के अंदर से H2O क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, सेल के अंदर से H2O बाहर निकल जाएगा, तो उस केस में सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक, क्या हो जाएगी, श्रिंक। अगर प्लांट सेल श्रिंक होती है तो इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड, और अगर एनिमल सेल होती है तो इसे हम बोलते हैं क्रीनेशन, क्या बोलेंगे, क्रीनेशन बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो बाहर क्या है, H2O की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो H2O अंदर एंटर हो जाएगा जिससे सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और अगर ज्यादा प्रेशर हुआ तो वो बर्स्ट भी हो सकती है, और जब वो पूरी फूल जाती है यहाँ पर तो उसे हम बोलते हैं टर्जिट, क्या बोलेंगे, टर्जिट बोलेंगे। आगे बात करते हैं, दूसरा हमारा सेल कोट के अलावा दूसरा जो मेन कंपोनेंट था किसी भी सेल का वो था न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का एनवेलप, क्या होगा, एनवेलप यानी कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस पर कितनी मेम्ब्रेन मिलती है, 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर ER अटैच होती है, कौन अटैच होती है, ER अटैच होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होगी, दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसे बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्या बोलेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इसी तरीके से दूसरा होगा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड, क्रोमा यानी कि कलरफुल, जब इनको स्टेन किया गया तो ये कलरफुल दिखे तो इनको रखा गया नाम क्रोमेटिन, क्या नाम रखा गया, क्रोमेटिन। जब सेल डिवीजन करती है, जब सेल डिवीजन करती है उस टाइम पर ये क्रोमेटिन थ्रेड किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम में, कंडेंस होकर के किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम में। और लास्ट पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक इसमें डेंस स्ट्रक्चर मिलती है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इस तरीके से न्यूक्लियस जो होता है ये इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के बीच में क्या होते हैं, पोर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोपोर, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियोपोर किस काम आएंगे, क्योंकि ये है बाहर साइटोप्लाज्म, इसके अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, तो एक्सचेंज करने के लिए, मटेरियल्स को एक्सचेंज करने के लिए क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर की आउटर मेम्ब्रेन पर कौन अटैच होती है, ER, कौन अटैच होती है, ER अटैच होती है। इस तरीके से ER पर क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ER पर जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम बोलते हैं RER, क्या बोलते हैं, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो है पूरा थ्रेड मिलता है जिसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन थ्रेड।
और एक डेंस स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस। और ये इसका जो फ्लूइडल पार्ट है इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट उसके कंपोनेंट पाए जाते हैं। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो इसमें 4 स्ट्रक्चर मिलेंगे इसकी डिफरेंट फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस को हम सेल का बोलते हैं हेडक्वार्टर। क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर, क्योंकि ये पूरी सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये संभालता है। इसके अलावा ये सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। सेल साइकिल रेगुलेट करना मतलब सेल डिवीजन करती है, वो सारा जो साइकिल होता है उसे बोलते हैं सेल साइकिल। तो उसको कौन करता है? न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हेरेडिटरी मटेरियल को क्या करता है? एक से दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो ये क्या करेगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम, ठीक है, क्या होगी इनके पास में? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, जिसे ये क्या करेगा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। आगे बात करते हैं, ये 2 सेल हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट और एनिमल सेल। प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस है। लाइक प्लांट सेल में प्लास्टिड मिलते हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। इनमें सेल वॉल मिलती है, इनमें नहीं मिलती है। इनकी वैक्यूल जो होती है लार्ज होती है, इनमें वैक्यूल या तो छोटी होती है या फिर एब्सेंट होती है। तो कुछ इस तरीके से इनमें क्या मिलते हैं? डिफरेंसेस मिलते हैं। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट हो गया न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो इसको सबसे पहले डिस्कवर कॉलिकर ने किया था, और ये सभी प्रोसेस इसके अंदर होते हैं। सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो किसके अंदर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसमें 2 पार्ट हो गए, साइटोसोल और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स हो गए। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का रोल क्या है? तो इंट्रासेल्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट, अंदर सब चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मेटाबोलाइट्स का, एंजाइम्स का, ये सब काम कौन करेगा? साइटोप्लाज्म। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में, और केमिकल रिएक्शन जो होंगी लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन की पहली स्टेप होती है, जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल बने क्यों है? तो इसलिए बने हैं क्योंकि फंक्शन जो सेल के अंदर चल रहे हैं उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि ये सेल ऑर्गेनेल ये काम करेगा। तो इस वजह से सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं, सबका एक स्पेसिफिक काम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ गए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेनस में हमारे पास 2 ही हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है। सिंगल मेम्ब्रेनस में लाइक ER है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम, ग्लाइओक्सिसोम एंड पेरोक्सिसोम्स हैं। नॉन मेम्ब्रेनस में हमारे पास है राइबोसोम। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्लास्टिड की। किसकी बात करेंगे? प्लास्टिड की। तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेनस। इस पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये केवल किस में मिलता है? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट, और कुछ प्रोटिस्टा के अंदर भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या हो गया? प्लांट्स का स्पेसिफिक क्या हो गया? एक सेल ऑर्गेनेल हो गया। प्लास्टिड के टाइप कितने होते हैं? प्लास्टिड 3 टाइप्स का होता है। एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको यानी होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस, यानी कि ये प्लास्टिड ऐसे होंगे जिनके पास में पिगमेंट नहीं मिलेगा। दूसरे प्लास्टिड होते हैं क्रोमोप्लास्ट, जिनके पास में कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं अदर देन ग्रीन कलर। और थर्ड जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, और ये ग्रीन प्लास्टिड है। ये क्या है? ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड है। और इनका ये ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल। किस मॉलिक्यूल की वजह से है? क्लोरोफिल, जो क्या करता है?
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस की शुरुआत कौन करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही करता है और उसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट का जो काम होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। अगर ये लाइक कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है तो इसे हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? एमाइलोप्लास्ट। अगर ये ऑयल को स्टोर करता है तो इसे हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। प्रोटीन को करता है तो हम इसे बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। क्रोमोप्लास्ट, जो पके हुए फल होते हैं उनमें ये बनता है। फ्रूट जब पकता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है। अब हमें बात करनी है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस। तो इस तरीके से डिस्क के शेप के डिफरेंट शेप के प्लास्टिड जो है वो मिल सकते हैं सेल के अंदर। ये जो है डबल मेम्ब्रेनस क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर इस तरीके से कोइन के स्टेक जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल को थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड बोलेंगे। जिनके अंदर क्या होते हैं? क्वांटासोम, और क्वांटासोम के अंदर भी क्या होते हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जहां पर क्या होगी? फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट होगी। ये पूरा एक जो बंडल है इसे हम बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलेंगे? ग्रेनम बोलेंगे। बहुत सारे ग्रेनम आपस में जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर विद हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिली। किसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं? स्ट्रोमा लेमिली की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसमें, इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। ग्रेनम जो होती है इसमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होगी, जो लाइट की प्रेजेंस में होगी। और स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन होती है, जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है। केवल लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स है वो उसमें काम आते हैं। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में खुद के पास में क्या है? डीएनए मिलता है और खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के। किस टाइप के होते हैं? 70S टाइप के होते हैं। स्टार्च ग्रेन्स, फैट ग्लोब्यूल्स ये भी यहाँ पर कुछ अमाउंट में मिल सकते हैं। तो प्लास्टिड के स्ट्रक्चर में दो पार्ट हो गए हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना क्या करती है काम? इसका काम है लाइट रिएक्शन। क्या काम है? लाइट रिएक्शन। कौन सी? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा का काम है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके पास में राइबोसोम, स्टार्च ग्रेन, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट हो सकती है। ये रहा डायग्राम। आगे चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं स्टोरेज बैटरी। क्या बोलेंगे? स्टोरेज बैटरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करेंसी ऑफ एनर्जी है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो यहाँ पर क्या होगी? बनेगी। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहाँ पर होता है, जिसका मतलब है एटीपी बनना। फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एटीपी बनता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पर होता है? इसकी मैट्रिक्स में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी भी डबल मेम्ब्रेन्स मिलती है, डिस्क शेप का हो सकता है, राउंड शेप के। बाहर वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है वो तो स्मूथ है, लेकिन इंटरनल मेम्ब्रेन जो होती है उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहते हैं। इसके अलावा इन क्रिस्टी के ऊपर रैकेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स। लाइक इस तरीके से ये रैकेट की तरह स्ट्रक्चर है। इसमें से ये है F0 और ये है F1। तो ये होती है इसका बेस, ये हो गया इसका हेड वाला पोर्शन, स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है एटीपी। क्या बनता है? एटीपी बनता है। ये हो गया ऑक्सीसोम। क्या हो गए? ऑक्सीसोम। ये स्ट्रक्चर है ऑक्सीसोम की, जो किस पर प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनका नाम क्या है? क्रिस्टी। क्या नाम है? क्रिस्टी है। क्रिस्टी पर ये प्रेजेंट है। इसका जो खाली वाला पोर्शन है
इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। इस मैट्रिक्स के अंदर इसका खुद का डीएनए मिलता है इसके पास में। इसके अलावा क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स भी कौन से मिलते हैं? अगेन 70S टाइप के। किस टाइप के मिलते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस। प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए भी है इनके पास खुद का और खुद के क्या है? पर्सनल राइबोसोम भी है। तो जरूरत पड़ने पर ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए? सेमी ऑटोनोमस। क्या हो गए? सेमी ऑटोनोमस हो गए। सबसे पहले इसको देखा था कॉलिकर ने इंसेक्ट की सेल में, इसको नाम दिया था सी बेंडा ने। किसने नाम दिया था? सी बेंडा ने नाम दिया था। कॉन्ड्रियोसोम भी इसे कहते हैं। माइटो का मतलब होता है थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड। कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। तो जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो थ्रेड के ग्रैन्यूल छोटे छोटे ये दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। प्रोकैरियोट्स में कोई भी डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेल मिलेगा नहीं। इसके अलावा न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस की भी अगर बात करें तो आरबीसी, मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। कौन एब्सेंट होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एब्सेंट होगा। बाकी जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें बहुत ज्यादा मिलेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब है बहुत ज्यादा काम कर रही है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहिए तो कौन प्रोड्यूस करेगा? यही करेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज ऑफ। इस तरीके से बात करें स्ट्रक्चर की तो डबल मेम्ब्रेनस है। फोल्ड जो मिलते हैं उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और F1 F0 पार्टिकल्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम, जहां पर एटीपी बनता है। एटीपी जो बनता है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, अभी पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जस्ट दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल, जिसमें क्या बनता है? एटीपी बनता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। क्योंकि मैट्रिक्स में बहुत सारे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और ये ऑक्सीसोम जो है वो क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन करता है। अगर बात करें सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल की तो सिंगल मेम्ब्रेनस में है हमारे पास में ईआर है, गोल्जी बॉडी है, इसके अलावा लाइसोसोम्स है। तो ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेनस है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडो यानी कि इनर, प्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम यानी कि नेटवर्क। तो सेल के अंदर ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो होता है ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन पर क्या मिलती है? ईआर मिलती है। क्या मिलती है? ईआर। अगर ईआर की सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं आरईआर। क्या बोलेंगे? आरईआर हम इसे बोलेंगे। अगर इस पर क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो हम इसे बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहते हैं। अगर नहीं होते हैं तो हम उसे बोलते हैं एसीआर। क्या बोलते हैं? एसीआर बोलेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होंगे? 3 कंपोनेंट। एक होते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगी इस तरीके से, जिनके ऊपर क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे। इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर है ये। दूसरी होंगी वेसिकल्स। वेसिकल्स इस तरीके से पाउच लाइक स्ट्रक्चर हैं, उन पर भी क्या मिलेंगे? राइबोसोम्स मिलेंगे। यानी कि ये दोनों किस में मिलेंगी? आरईआर में। किस में मिलेंगी? आरईआर में। और अगर बात करें ट्यूब्यूल्स की तो ट्यूब्यूल्स क्या होती है? ब्रांच स्ट्रक्चर। तो इसमें इस तरीके से ब्रांचेस मिल सकती हैं, तो ये होती है ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस के क्या होती है? बिल्कुल उसकी आउटर मेम्ब्रेन से अटैच होती हैं। वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, 3 इसके पार्ट हो गए। आगे बात करें, टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ वाले को स्मूथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि
इस पर क्या है, राइबोसोम्स एब्सेंट है, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। और इनकी सरफेस पर क्या मिल रहे हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट। राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका भी क्या काम होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। बाकी ये क्या, लिपिड सिंथेसिस, ठीक है, ये क्या करेगी, लिपिड सिंथेसिस करेगी। तो यहाँ पर ये हो गए RER और SER के बीच में डिफरेंसेस। अगर बोले ये किससे मिली है, तो ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा सिस्टर्नी, SER में क्या आ जाएगा, ट्यूब्यूल्स, और इसमें क्या आ जाएगा, RER में सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स, ये इनसे मिलकर के बनी हुई होगी। अगर बात करें कि SER, क्योंकि जो उसकी ब्रांच होगी ER की लास्ट वाली वो क्या होगी, SER, और ये किससे कनेक्टेड होगी, गोल्जी बॉडी से। किससे कनेक्टेड होगी, गोल्जी बॉडी से कनेक्टेड होगी। कनेक्टेड होने का मतलब ये है कि ये जो भी फॉर्म करेंगे उसकी पैकेजिंग कहाँ पर होगी, गोल्जी बॉडी में जाकर के पैकेजिंग होगी उनकी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। इसको डिस्कवरी की थी कैमिलो गोल्जी ने, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम है गोल्जी एपेरेटस। इसमें भी देख सकते हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पार्ट से क्या होगा, ER से आने वाला पार्ट यहाँ से जाएगा इसमें पैकेजिंग के लिए। किसके लिए जाएगा, पैकेजिंग के लिए। और यहाँ से निकलते निकलते वो यहाँ पर ये सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, पैक होकर के आ जाएगा। तो पैकिंग कौन करता है, सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स की, मटेरियल्स की पैकेजिंग कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। अगेन गोल्जी बॉडीज आर paleomorphic structures because components of Golgi body are different in structure and shape in different cells। अगर बात करें फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है सेल सिक्रीशन। किसमें, सेल सिक्रीशन में, मॉडिफिकेशन में, कंडेंसेशन और पैकेजिंग मेम्ब्रेन। तो पैकेजिंग मटेरियल्स की पैकेजिंग कौन करता है, यही। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के पास में एंजाइम होते हैं जो ओवम होता है एग, उसकी मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसी से लाइसोसोम भी बनता है। और अभी अभी हमने पढ़ा था सेल वॉल में जो मिडिल लेमिला है, वो मिडिल लेमिला भी कौन बनाता है, यही बनाता है, गोल्जी बॉडी बनाता है, जो किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। प्लाज्मा लेमा, क्योंकि ये किस तरफ होता है, अगर बात करें गोल्जी बॉडी किस तरफ होगा, ये सेल है, तो सेल के किनारे पर क्या होगी, इस तरीके से गोल्जी बॉडी का पूरा क्या होगा, नेटवर्क होगा। क्योंकि इसके मटेरियल्स ये किसके पास में होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में होगी। फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट का मतलब यही हो गया, जब सेल डिवाइड होती है तो दो सेल क्या होती है, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है, तो इनके बीच में फ्रेगमोप्लास्ट बनाने का काम कौन करेगा, गोल्जी बॉडी ही करेगा। देन आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसिस का मतलब होता है डाइजेशन, सोमा यानी कि होता है बॉडी। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप के हाइड्रोलेजेस क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं, सभी चीजों को, जो भी फॉरेन पार्टिकल है, डेड मटेरियल है सेल का, उसे क्या करेगा, बिल्कुल डिस्पोजल करने का काम करेगा। तो सेल का डिस्पोजल सिस्टम जो है वो कौन है, लाइसोसोम है। और सबसे मेन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये अपनी किसी डिस्टरबेंस की वजह से, सेल के अंदर डिस्टरबेंस की वजह से अगर क्या हो कि लाइसोसोम बर्स्ट हो जाए, तो वहां पर उसके जो एंजाइम्स हैं वो सेल में क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, और वहां पर वो सेल को ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। देन आते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल की तरफ चले, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनेल है हमारे पास राइबोसोम, जिसमें मैंने अभी अभी आपको बताया था RER के अंदर कि इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस इसका काम है। इसको सबसे पहले जी पैलेडे ने जो है रिपोर्ट किया था, इसलिए हम इन्हें पैलेडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलेडे पार्टिकल्स भी हम इन्हें कहते हैं।
राइबोसोम जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये अभी बताया था ER पर प्रेजेंट होते हैं, है ना। उसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फॉर्म में भी ये मिल सकते हैं। राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S टाइप और एक होता है 80S टाइप। 70S जो है इसकी भी 2 यूनिट होती है, 50S जो होती है इसकी लार्जर यूनिट होती है और 30S इसकी क्या होती है, स्मॉलर सब यूनिट होती है। 80S की क्या होगी, 60S एंड 40S। तो यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूज के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए इनकी ये क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स होंगी। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक में कौन से मिलते हैं, 70S टाइप के। बाकी सभी यूकैरियोटिक सॉइल में कौन से मिलते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का ये काम करते हैं। अगर mRNA पर इस तरीके से, अगर ये mRNA है उसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम की ये उसकी छोटी यूनिट, ये बड़ी वाली यूनिट अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, पूरी चेन बना रही है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। एर्गेस्ट्रिक बॉडीज की बात करें सेल के अंदर, तो ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जिनमें हमारे आता है वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स वगैरह आते हैं। तो वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल हालांकि इस पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, उस सिंगल मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। प्लांट में लगभग ये 90% एरिया तक कवर रखती है ना। इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा साइड में होता है। बाकी या तो एनिमल सेल में एब्सेंट होगी या फिर छोटी होगी, क्योंकि उनमें स्टोरेज की इतनी जरूरत नहीं होती है। तो एक तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करती है, मेंटेन करती है सेल के अंदर। वही वाली बात आ गई, अगर ये सेल है ना, ये इसकी वैक्यूल है, अगर वाटर अंदर गया तो सेल वैक्यूल क्या होगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पर इसमें ऑस्मोसिस को बैलेंस करना इसी के हाथ में, ठीक है। अगर इसमें ज्यादा ही वाटर चला गया तो फिर क्या हो जाएगा, सेल वॉल की तरफ प्रेशर बनेगा और वो बर्स्ट भी हो सकती है। इसलिए ये क्या करती है, ऑस्मोसिस को मेंटेन करती है। टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को क्या करती है, स्टोर भी करती है। और इसके पास में पिगमेंट हो सकते हैं जैसे कि एंथोसाइनिन। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक दिया गया है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप डिफरेंट टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप होता है इसको बनाया गया था हैंस एंड ज़ेसेरियास जेनसन ने बनाया था इसको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ठीक है। एक लेंस ये होता है आईपीस जहां से देखते हैं हम उसको। स्पेसिमेन कहाँ पर रखा होता है, इस प्लेट पर, इस स्टेज पर कौन रखा होता है, स्पेसिमेन का मतलब हो गया स्लाइड पर हमें जिसे भी देखना है एनलार्ज करके वो स्पेसिमेन। स्लाइड का मतलब हो गया मिरर की, ग्लास की छोटी सी एक प्लेट टाइप होती है, उसको बोलते हैं स्लाइड। इसके ऊपर स्पेसिमेन रखा है, उसको देखेंगे। यहाँ पर जो लेंस होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये होगी ट्यूब, और ये साइड में जो एडजस्टमेंट है वो इसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट करते हैं। ट्यूब को ऊपर नीचे करना और स्पेसिमेन को क्लियर देखना। यहाँ पर मिरर है, ये मिरर लाइट के कांटेक्ट में रहेगा, जहाँ पर लाइट आ रही है, सनलाइट या फिर जो भी लाइट है, ताकि इस स्पेसिमेन को क्लियरली देखा जा सके। तो माइक्रोस्कोप जो है, क्योंकि सेल की स्टडी बिना माइक्रोस्कोप के की नहीं जा सकती है ना, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक की बहुत सारी स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटी छोटी दिखाई नहीं देंगी। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसके अलावा बात करें तो एक सेल डिवीजन वाला टॉपिक भी आता है सेल के अंदर। तो सेल डिवीजन मेजरली 2 टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। माइटोसिस ऐसा सेल डिवीजन है जो जनरली क्या होगा, बस सेल को हमें अगर क्या करना है, सेल की नंबर बढ़ाना है। इसमें केवल सेल बढ़ेंगी, बाकी क्रोमोसोम जो है वो क्या होंगे, सेम रहेंगे। क्रोमोसोम सेम रहेंगे, सेम पेरेंटल सेल में भी, और जो आने वाली न्यू सेल डॉटर सेल बनेगी दोनों में क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम रहेंगे। अगर मान लो ये पेरेंटल सेल थी, अगर इसके पास में 12 क्रोमोसोम है, तो इससे डिवाइड होकर के जो 2 सेल बनी, इनमें भी कितने होंगे, 12 और 12 ही होंगे क्रोमोसोम, केवल सेल 2 बन गई हैं। मियोसिस में क्या होता है, अगर इस सेल के पास में 12 क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 6 और 6।
तो पेरेंटल से डॉटर सेल में इसका क्या हो जाता है, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसको मियोसिस बोलते हैं, या फिर हम इसे बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या हो गया, क्रोमोसोम का रिडक्शन हो गया। बाकी इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये जनरली जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उनके अंदर होता है स्पर्म बनना, ओवम बनना, है ना, गैमेट्स बनाने, गैमेट बनते हैं। तो गैमेट फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन किसके थ्रू बनेंगे, मियोसिस के थ्रू। बाकी कहीं पर भी सेल को अगर मरम्मत करनी है तो वो किसकी हेल्प से करेगी, माइटोसिस की हेल्प से, क्योंकि सेल बढ़ेगी, क्रोमोसोम एज इट इज रहेगा। थैंक यू।